आते तो आ ही रहा था, ठीक है ठीक है। फिर तो चलिए एक हम इस इलस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं सर, इलस्ट्रेशन को देखते हैं और इलस्ट्रेशन दृष्टांत जो इसको समझते हैं कि क्या बोलता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में आइए प्लीज। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ वी, ही इज द ओनर टू बी इन ट्रस्ट फॉर ए and his intended wife successfully for their lives after the death of survivor of the eldest son of the intended marriage for life created for the benefit of eldest son does not take effect because does not the whole of the remaining interest in the property। अब समझने का मतलब समझिएगा इसको। The illustrations are very tough और समझना प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सर, एक डायग्राम बनाऊंगा और समझना। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी के ओनर थे। कौन थे? ओनर। ये क्या करते हैं सर, ये क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं टू ए, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और ये जो ए है इनकी एक वाइफ है, इनकी कौन है? वाइफ। इलस्ट्रेशन पढ़िए। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी इन ट्रस्ट फॉर ए, इन ट्रस्ट फॉर ए विच ही इज द ओनर ऑफ बी इन ट्रस्ट। क उस संपत्ति का जिसका वो स्वामी है, ख को अनुक्रमशः अपने और अपनी आश्रित पत्नी के जीवन प्रयत्न के लिए उत्तरजीवी के पश्चात आश्रित विवाह के ज्येष्ठ पुत्र के जीवन प्रयत्न के लिए उसकी मृत्यु के पश्चात क के दूसरे पुत्र के न्यास के रूप में अंतरित करता है। ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के इस प्रकार षष्ठ हित प्रभावशाली नहीं होगा। अब होता क्या चीज है सर इस प्रॉपर्टी में, ये बोलता है कि ये जो होता है कौन होता है? ओनर होता है ए। समझने की कोशिश कीजिएगा सर, एक इलस्ट्रेशन है, देयर इज ए पर्सन ए, ये बोलता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सारी कर दूंगा ट्रस्ट में। कहाँ कर दूंगा? ट्रस्ट में। मैं अपनी प्रॉपर्टी पूरी न्यास में देके जा रहा हूँ। ट्रस्ट क्या होते हैं सर? ट्रस्ट को भी आप जीवन पर्यंत के लिए बना सकते हो। मतलब जैसे मान लीजिए आपने खूब पैसा कमाया जीवन भर, एंड ऑफ द डे यू रियलाइज दैट कि यार मेरे को अब इसमें ट्रस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब इस प्रॉपर्टी का पर्पस, उपयोग क्या होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को मैं सामाजिक परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इस पैसे को लगाऊं। ठीक है, तो ये भी एक ओनर होते हैं प्रॉपर्टी के। बोलते हैं कि देखो मेरी प्रॉपर्टी जाएगी किसको? बी को जाएगी, लेकिन एक शर्त लगा देते हैं। शर्त ये लगा देते हैं कि देखिए सर, शर्त क्या लगाते हैं? ये शर्त लगाते हैं कि जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, मान लीजिए S1 सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, जब तक वो जी रहा है तब तक वो जी रहा है। A intended his wife successfully for the life after the death of survivor, the eldest son for the intended marriage for life। जब तक उसकी शादी वादी नहीं हो जाती, marriage for life। ठीक है, एंड आफ्टर हिज डेथ फॉर ए सेकेंड सन, जब इसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद कहां जाएगी प्रॉपर्टी? सेकेंड सन को जाएगी। The interest so created for the benefit of eldest son does not take effect because does not extend to the whole of A's remaining interest in the property। अभी कह रहा है सर कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो that is not absolute। दोबारा समझना, दोबारा प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। सर एक ओनर था, ये अपनी प्रॉपर्टी कहाँ देना चाहता है? ये अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में देना चाहते हैं, और जब ट्रस्ट में प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो ये बोलते हैं कि देखिए मेरी प्रॉपर्टी में जब तक मेरा बच्चा जिंदा है, उसकी शादी वादी नहीं हो जाती, जब तक डेथ नहीं हो जाती, तब तक तो प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ। उसके बाद प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? S2 में जाएगी। लेकिन S2 में कुछ ये बात निश्चित नहीं करते कि S2 में कब तक के लिए रहेगी। आप बताइए, यहाँ पर कोई फिक्स किया हुआ है कि S2 में इतने टाइम के लिए रहेगी? क्या S2 का कुछ बताया हुआ है इन्होंने कि भाई S2 डेथ तक रहेगा, या S2 की शादी नहीं हो जाएगी तब तक रहेगी, या फिर उसका समनुदेश तक असाइन जो उसको कर रहे हो आप प्रॉपर्टी, समनुदेशित कर रहे हो आप संपत्ति से, इतने समय तक उसके पास रहेगी? कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है? बताइए। देन लिखा हुआ है ना, आफ्टर हिज डेथ फॉर ए सेकेंड सन। तो ए सेकेंड सन कौन होगा? ए का दूसरा पुत्र, उसमें संपत्ति चली जाएगी। देखिए मैंने आपको थर्ड पॉइंट लिखाया कि ट्रांसफर क्या होना चाहिए? हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, आत्यंतिक हित होना चाहिए। आप जब भी ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट करोगे। अब सर आपने चलो यहां तक तो समझ में आ रहा था हमें कि भाई इसके मरने तक संपत्ति यहाँ रहेगी, उसके बाद प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? ट्रस्ट में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी सर?
देखिए ये जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन टेक्निकली सेक्शन 13 का है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये इलस्ट्रेशन किसका नहीं है सर? सेक्शन 13 का है ही नहीं इलस्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे अनबोर्न पर्सन दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है क्या? तो टीपीए का जो एक्ट है ना, इसको इस तरह से बनाया गया है कि आप सोचोगे कि यार अनबोर्न पर्सन कहाँ है इसमें, लेकिन यहाँ पे बस रूल बनाने के लिए, एक नियम बनाने के लिए कि अगर आप ट्रस्ट में भी प्रॉपर्टी डाल रहे हो तो वो भी कुछ ऐसे इंटरेस्ट के लिए नहीं जाती है। ये जो लास्ट थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने, थर्ड पॉइंट का इलस्ट्रेशन है ये। जो ऊपर के दो रूल लिखवाए ना मैंने, अनबोर्न पर्सन वाले, अजात व्यक्ति को जाती है, उनके रूल्स नहीं, उनके लिए इलस्ट्रेशन नहीं है ये जो थर्ड पॉइंट लिखवाया मैंने, ये उसका इलस्ट्रेशन है कि ट्रांसफर क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। क्या यहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है? देखो अब वो कह रहा है कि S2 में भेज दो, पर S2 में कितने समय के लिए भेज दो? या तो बोलता है कि उसके कि S2 की भी डेथ हो जाएगी, उसके बाद प्रॉपर्टी फिर जाएगी, तो समझ में आता ना। लेकिन अगर वो कुछ नहीं मेंशन कर रहा है तो इसका मतलब ये कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर थोड़ी हुआ। फिर तुम जो यहाँ पर ट्रस्ट में प्रॉपर्टी भेज रहे हो वो एब्सोल्यूटली थोड़ी भेज रहे हो। बात समझाओ मेरी, समझ में आई? जो थर्ड पॉइंट है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का, आत्यंतिक हित का, जो मैंने आपको लिखवाया अभी, इसका मतलब ये कि आप अगर प्रॉपर्टी भेज रहे हो तो पूरी प्रॉपर्टी चली जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो उसका ए का दूसरा बेटा है S2, ये होल्ड कर लेगा प्रॉपर्टी को। अगर ये होल्ड कर लेगा प्रॉपर्टी को तो फिर ट्रस्ट बनाने का क्या पर्पस है? हिंदी में पढ़िए इसको एक बार प्लीज, ब्रेक निकालिए हिंदी में। क उस संपत्ति का जिसका वो स्वामी है, ख को अनुक्रमशः अपने और अपनी आश्रित पत्नी के जीवन प्रयत्न के लिए और उस उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह के ज्येष्ठ पुत्र के जीवन प्रयत्न के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात क के दूसरे पुत्र के न्यास के रूप में अंतरित करता है। क के दूसरे पुत्र के नाश के रूप में अंतरित करता है। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, अगर आप इस सेक्शन के मध्य रिजल्ट को समझना चाहते हो तो ये हम इलस्ट्रेशन हम बार बार पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारी चीजें निकल के आती है। पहली चीज ये कि जब इसने बनाई थी, ए वोज क्या था ये, अभी जिस दूसरे के लिए बना रहा है तो यहाँ पे बी भी, यहाँ पे जो ये जो ए कौन है, मतलब यहाँ पर S1 वॉज अनबोर्न। अब ये जो बना रहा है मतलब यहाँ पर S2 वॉज ऑल्सो अनबोर्न। आप एक के लिए बना सकते हो, लेकिन अगर दोनों ही पैदा नहीं हुए तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? लिखिए, दोहरी निश्चितता का सिद्धांत। लिखिए इसमें केस लिखिए, दोहरी निश्चितता का सिद्धांत, दोहरी निश्चितता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी। इसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इसको बहुत से लोग वाइट बे भी बोलते हैं, वी बे भी बोलते हैं, वी बे वर्सेस मिशेल। किसका नाम लिखिए, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है सर इसका। वीट बे वर्सेस मिशेल, ये केस है 1890 का। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी, दोहरी निश्चितता का सिद्धांत। देखिए सेक्शन 13 एक बच्चे के लिए पैदा होने का सोच सकता है, दूसरे बच्चे के पैदा होने के लिए सोच पाएगा क्या? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक और एग्जाम्पल नोट करना है इसके लिए। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, आत्यंतिक हित की, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ए एक ट्रांसफरर है सर, ये एक अंतरक है। अंतरक वो आदमी होता है जो प्रॉपर्टी को क्या करता है, जो ट्रांसफर करता है। जैसे हम जिसके पीछे भी ये OR ले जाएंगे ना, सेलर है ना, सेलर हो गया, मोर्टगेजर हो गया, तो समझ से लेना ये वो आदमी जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, तो दूसरे आदमी को दे रहा है। अब ए एक ट्रांसफरर है, ये करता है बी में लाइफ इंटरेस्ट बनाता है। किसमें बनाता है? बी में लाइफ इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट मतलब होता है इसको इंटरमीडिएटरी बना दिया, इसको आजीवन हित रखने के लिए बना दिया, मतलब जीवन पर्यंत इसके पास हित रहेगा। इसका क्या काम है इस प्रॉपर्टी का? इसका काम यह है कि जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है सी, इसको प्रॉपर्टी देनी है, ट्रांसफर करनी है। अब सी एक अनबोर्न पर्सन है,
कौन है ये एक अजात व्यक्ति है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, ठीक है ना सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब सी तक अलाउ करो। कहां तक अलाउ करो? सी तक अलाउ होगा। अगर बाद में बोलूं कि देखिए सी को भी ट्रांसफर करेगा वो, और उसके बाद फिर डी को भी वो ट्रांसफर करेगा, मतलब ये कह के गया है कि जो मेरी 100% प्रॉपर्टी है तो 50% तो इसके फेवर में ट्रांसफर करे तू, और 50% इसके फेवर में ट्रांसफर करके जा। तो ये नहीं होगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। डी को प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होगी, ये स्वीकार्य नहीं है कि ये भी अनबोर्न है, डी भी कौन है, ये भी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सर एक आदमी अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसी लाइफ इंटरेस्ट के लिए तो वो दो में नहीं कर सकता, ठीक है ना। ट्रांसफर फॉर दोस टू थिंग्स, एक आदमी के लिए कर सकता है। अगर एक आदमी उसका जन्म नहीं हुआ है तो उसके लिए वो कर सकता है, अभी तक वो अनबोर्न है तो उसके लिए वो संपत्ति को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये वो दो आदमियों के लिए नहीं कर सकता। समझ में आई गणित? अब आप इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो देखें, आ जाओ आप इलस्ट्रेशन पे। अब यहां पर लाइफ इंटरेस्ट किसके पास था? वाइफ के पास था। तो पहले ए के लिए था, फिर वो कह रहा है बी जो एस जो सेकंड बच्चा होगा उसके लिए भी क्रिएट करो, तो यहां तक ही क्रिएट होगा सर, ठीक है ना। अब समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट इलस्ट्रेशन अच्छे से। तो वाइट बी वर्सेस मिशेल याद जाएगा। There is no limit of intermediary or life interest persons और लाइफ इंटरेस्ट पर्सन्स। धारा 13 के अंतर्गत धारा 13 के अंतर्गत धारा 13 के अंतर्गत धारा 13 के अंतर्गत मध्यवर्ती या जीवन प्रयत्न व्यक्तियों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी। मध्यवर्ती या जीवन प्रयत्न व्यक्तियों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी, मतलब दे कैन बी एनीथिंग ना। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं सर, देखिए ए ने बी को ट्रांसफर, सी डी, और ये जो ई है ये है अपना अनबोर्न, ये अजात है। तो मतलब कि टेक्निकल बात ये है कि ये तीनों कितने भी हो सकते हैं, ये तो मल्टीपल हो सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे एक आदमी को लगता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जाना चाहता हूँ, लेकिन यार उसको क्या करेंगे, जिसको भी मैं इंटरमीडिएट बनाऊंगा उसको लोग मार देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि वो 100 आदमियों को इंटरमीडिएट बना दे, क्या 100 लोगों की हत्या थोड़ी होगी, कोई ना कोई तो जिएगा ही। बात समझ में आ रही है? मान ली एक को बना दे और एक अगर मर जाए, अरे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए ए ने बहुत प्रॉपर्टी कमाई अपनी, ठीक है ना, इसकी दूसरी पत्नी है एक, ठीक है ना, इसकी एक W2 है, इसकी एक पहली वाइफ भी, पहली वाइफ के है दो बच्चे S1 S2, वाइफ 2 से इसको S3 है, और S3 का जो पोता है वो कौन है? ई। ये चाहता है कि मैं अपनी दूसरी पत्नी के जो पोता आएगा उसको प्रॉपर्टी देके जाऊं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक इंटरमीडिएट बनाया और कल को इसका गेम ओवर हो गया, इसका गेम ओवर हो गया, तो प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी? तो आदमी क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को कन्वे करने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए बहुत सारे बना सकता है। 100 आदमियों को बना देगा तो 100 को मार देंगे क्या? बात सुन नहीं, क्योंकि रूल तो ये कहता है ना कि कोई ना कोई जीवित रहना चाहिए, कोई ना कोई तो जीवित रहना चाहिए का मतलब वही हुआ। बात समझ में आई? 5वां पॉइंट लिखिए।